चंदनपुर राज्य में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम बिजौलिया था, जहां 3 भाई रहते थे। बड़े का नाम किशन, मंझले का नाम हरि और सबसे छोटे भाई का नाम भोला था। उनके पिताजी गुजर चुके थे और तीनों भाइयों का विवाह भी हो गया था। आज तीनों भाई अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं। आहा, देखो भाई, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं बंटवारे का काम करूँगा। बोलो, तुम लोगों को मंजूर है? भैया, मैं तो मंझला हूँ। आप जो बोलोगे मुझे वो स्वीकार है। भैया, आप दोनों तो मेरे बड़े भैया हो, मैं तो सबसे छोटा हूँ। आप लोग जो फैसला करोगे मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। पिता के जाने के बाद आप ही दोनों को मैं पिता स्वरूप मानता हूँ। तो फिर ठीक है, सबसे पहले हम खेतों का बंटवारा करते हैं। देखो भाई, हमारे पास 2 खेत हैं और 1 मेड़ है। हम लोग 3 भाई हैं, इसलिए 2 खेत में से 1 मैं और 1 मंझला हरी का होगा और बचा मेड़ छोटे भाई यानी कि भोले का होगा। अरे वाह, बहुत अच्छा निर्णय है भैया, मुझे मंजूर है भैया। कहो भोला, तुम तो चुप हो गए, क्या तुम्हें मंजूर नहीं? नहीं भैया, आप जो कहेंगे वो मुझे मंजूर है। अच्छा, तो ठीक है। अब बारी आती है हमारे पिताजी द्वारा लगाए गए आम के पेड़ की। चलो अब आम पेड़ के पास चलते हैं। देखो भाई, ये है आम का पेड़। अब इसका बंटवारा भी कर लेते हैं। देखो, इसमें 2 डाली है और 1 जड़ है। इन 2 डाली में से 1 डाली मेरी होगी और 1 हरी की होगी और जड़ भोला की होगी। बहुत अच्छा भैया, ये फैसला भी मुझे मंजूर है। आप लोग तो बड़े हो, मैं तो सबसे छोटा हूँ। मैं भला आप लोगों की बात को कैसे टाल सकता हूँ? मुझे भी मंजूर है भैया। अब बारी आती है इस घर की। इस घर में 4 कमरे हैं और 1 छत है। 2 कमरा मेरा होगा और 2 कमरा हरी का, और जो खप्पर का छत बच जाएगा वो भोला का होगा। भीमा के इस फैसले से भोला बहुत दुखी हो जाता है, फिर भी बड़े भाई का फैसला मानकर वो कुछ नहीं कहता है। इस तरह घर का बंटवारा भी पूरा हो जाता है। अरे भैया, खेत, पेड़ और घर के बाद और एक जरूरी चीज तो आप भूल ही गए। अरे हरी, वो क्या जरूरी चीज है जो मैं भूल गया हूँ? क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो? भैया, पिताजी हम तीनों भाइयों के लिए कुछ रुपए पैसे भी तो छोड़ गए हैं, आप उसे कैसे भूल सकते हैं? अरे हाँ, याद आया, जरा रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। बड़ा भाई भीमा घर के अंदर से एक मटका लेकर आता है जिसमें कई सिक्के भरे थे और उनमें से कुछ पुराने जमाने के सिक्के भी थे। देखो भाइयों, इसमें से 2 प्रकार के सिक्के हैं। एक जो अभी वर्तमान में चल रही हैं, वहीं दूसरा जो हमारे दादा के दादा जमाने के हैं, यानी कि बहुत पुराने जमाने के सिक्के हैं, जो कि कुछ अजीब धातुओं से बनाया गया है। तो भैया, अब इन सिक्कों का बंटवारा कैसे करेंगे आप? तो सुनो, अभी के जमाने में जितने भी सिक्के चल रहे हैं, उन सिक्कों को मैं और मंझला भाई हरी आधा आधा बांट लेते हैं, और जो सिक्के बहुत पुराने हैं, जो कि पुराने धातुओं से बनाए गए हैं, वो भोला का होगा। देखो भोला, पुराने जमाने के सिक्के में सिर्फ 4 ही सिक्के बचे हुए हैं। तुम चाहे तो इन 4 सिक्कों को ले जा सकते हो। भैया, आप दोनों को सारे रुपए पैसे ले लिए। अगर मेरे तकदीर में ये सिर्फ 4 रुपए ही लिखा है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इस तरह दोनों भाई रुपए पैसे को भी ले जाते हैं। भोला अपने हिस्से के 4 सिक्कों को लेकर घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी बड़ा भाई उसे रोककर कहता है, अरे भोला, तू पगला गया है क्या? तूने सुना नहीं? बंटवारा हो गया है। अब इस घर में हम रहेंगे। तुम्हारा हिस्सा तो छत में है। तुमको बंटवारे में छत दिया गया है। अब तुम उस खप्पड़ छत में जाके रह सकते हो। इस घर के अंदर अब तुम नहीं रह सकते। अब ये घर हम दोनों का हुआ। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, मैं कहाँ रहूंगा भैया? अरे भोला भाई, ये तो तुम्हें पहले सोचना था ना, जब बंटवारा चल रहा था। अब पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। दोनों भाई ने भोला और उसकी पत्नी पद्मा को घर से धक्के मारकर बाहर कर दिया। वहीं दोनों पति पत्नी गांव के तालाब के किनारे अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? अब ना घर का रहे ना घाट का, कैसे चलेगा जीवन? 2 वक्त की रोटी तो छोड़ो, 1 रोटी भी नसीब में नहीं है। अब रोते जाओ, जी भर के रोते रहो। अकल तो तुम्हारी घास चरने गई थी, मेरी मती मारी गई थी जो मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया। मेरी तो किस्मत ही खराब है। बड़े भाई बोलकर तुमने कुछ ज्यादा ही इज्जत दे दी। देख लिया ना नतीजा, अब भुगतो। पद्मा, वो दोनों मेरे बड़े भाई थे। अब बताओ भला, मैं उनसे कैसे सवाल जवाब करता? अच्छा, तुम्हारे बड़े भाइयों ने तो अपने छोटे भाई के लिए कुछ नहीं सोचा, सब कुछ तो रख लिया।
तुम्हारे हिस्से में क्या दिया है? खेत के नाम पर मेड़ दिया है और पेड़ के नाम पर जड़ दिया है, घर के नाम पर छत दिया है और पैसे के नाम पर ये आदम जमाने के 4 सिक्के दिए हैं। पद्मा, अब बस भी करो, और कितनी ताने मारोगी? अब छोड़ो उन बातों को। चलो छोड़ दिया, अब बताओ आगे का क्या करोगे, क्या खाओगे, कुछ बताओगे मुझे? अब मैं क्या करूं पद्मा, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं मुखिया के पास इन पुराने सिक्कों को लेकर जाता हूँ। शायद इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नया सिक्का मिल जाए। भोला बड़ी उम्मीदों के साथ उन 4 सिक्कों को लेकर मुखिया के पास जाता है। अरे भोला, तुम यहाँ? बताओ कैसे आना हुआ? मुखिया जी, मेरे पास ये सिर्फ 4 सिक्के ही हैं। क्या आप इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ नए सिक्के दे सकते हैं? अरे भोला, ये सिक्के बेकार हैं, अब ये चलन में नहीं रहे। भला तुम्हें इन सिक्कों के बदले कौन पैसे देगा? सच में तुम बहुत भोले हो। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया। अब देखो भोला, मैंने भी तुम तीनों भाइयों के बंटवारे की बात सुनी है। सुनकर बहुत बुरा लगा। दोनों भाइयों ने तो सब कुछ ले लिया और बदले में तुम्हें कुछ नहीं दिया। ऊपर से उन निर्दयी भाइयों ने तुम्हें घर से भगा भी दिया। हे भगवान, ऐसे भाई तो दुश्मनों को भी ना मिले। अब मैं क्या करूं मुखिया जी? लगता है मेरी तकदीर में कुछ नहीं है, मेरा मर जाना ही ठीक है। तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता भोला। पता नहीं क्यों, वैसे तो मैं किसी के ऊपर दया नहीं करता, फिर भी तुम्हारा दुख देखकर मेरे जैसे कठोर दिल भी आज पिघल गया। एक काम करो भोला, कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों पर काम करो। मैं जितना मजदूरी दूसरे मजदूरों को देता हूँ, उससे ज्यादा मजदूरी मैं तुम दोनों को दूंगा। वैसे भी तुम्हारे पास अभी कोई काम नहीं है। हाँ मुखिया जी, मैं आपके यहाँ काम करूँगा, मेरी पत्नी भी काम करेगी। ठीक है भोला, तो फिर कल सुबह से खेत पर काम के लिए आ जाना, और ये तुम अपने सिक्के अपने पास ही रखो। शायद यही तुम्हारी तकदीर की निशानी है। भोला उदास होकर वापस अपने झोपड़ी पर आता है। भोला की पत्नी रास्ता देख रही थी। भोला अपनी पत्नी के पास आकर सारी बातें बताने लगता है। अब ये ही दिन देखना बाकी था, अब हमें दूसरे के खेतों में काम करना पड़ेगा। हाय रे मेरी किस्मत। अब देखो पद्मा, हमें काम मिला है तो मन लगाकर करते हैं। चलो अब सो जाओ, कल से काम पर जाना है। इस तरह दिन गुजरता गया। भोला और पद्मा अब मुखिया के खेतों पर काम करने लगे। रोजी रोटी का एक जरिया उन्हें मिल गया। खेतों पर फसल लहलहाने लगी। अरे भैया, इस साल तो हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ भाई, इस साल तो बहुत ज्यादा फसल हुई है, इस साल बहुत आमदनी होगी। चलो भैया, अब घर चलते हैं, कल सुबह फिर आएंगे। अगले दिन खेत पर। अरे पद्मा, देखो सुबह से दोपहर हो गई है, खाने का वक्त आ गया है, चलो कुछ खा लेते हैं। वैसे आज खाने में क्या है पद्मा? घर में जो भी रूखा सूखा था सब ले आई हूँ। थके हारे भोला और पद्मा दोनों खेत के एक किनारे में बैठकर खाना खाने लगते हैं। अरे पद्मा, क्या हुआ? तुम अचानक खाना क्यों बंद कर दी? देखो ना, हम कितना काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। ऐसा कब तक चलेगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें हमारा हिस्सा बराबर मिलना चाहिए था? फिर हमें इस तरह रोज मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ती। मैं भी बार बार यही सोचता हूँ, पर क्या करें, मैं अपने भाइयों से लड़ तो नहीं सकता। पता नहीं किस जन्म की सजा भुगत रही हूँ। भगवान ने तो हमसे मुंह मोड़ लिया है। बेघर होकर हम भटक रहे हैं, हमारे भाग्य में कुछ नहीं। चलो पद्मा, अब घर चलते हैं, शाम भी हो रही है। सुनिए भोला जी, ये फावड़ा उठाओ और मेरे साथ चलो। पर कहाँ? तुम फावड़ा लेकर कहाँ जाने की बातें कर रही हो? ज्यादा सवाल जवाब नहीं, मेरे साथ चलो। आज कुछ जरूरी काम करना है। क्या? कोई जरूरी काम? वो भी इस वक्त? रात होने को है। हाँ जी, आज हम वो काम करने जा रहे हैं जिसे आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। पद्मा के कहने पर भोला फावड़ा उठाता है। दोनों पति पत्नी अपने उस खेत के मेड़ पर आते हैं जो उन्हें बंटवारे पर मिला था। पद्मा, ये तो हमारा मेड़ है, और वहाँ पर जो फसल लगी है, जहाँ पानी भरा हुआ है, वो तो मेरे दोनों बड़े भाइयों का खेत है, और हम जहाँ खड़े यही हमारा मेड़ है। इसलिए तो मैं तुमको यहाँ लेकर आई हूँ बुद्धू। और सुनो, आप इस मेड़ को अभी के अभी तोड़ दो। ये क्या कह रही हो तुम? इससे तो मेरे दोनों भाइयों की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगा। बिना मेड़ के भला खेती कैसे हो सकता है पद्मा?
ये समस्या तुम्हारे भाइयों का है, तुम्हारा नहीं। हमारा मेड़ हमारी मर्जी, तोड़े या रखे। अरे वाह पद्मा वाह, मुझे पता नहीं था, तुम तो बड़ी होशियार हो, अब मुझे समझ में आ गया। इस तरह पद्मा और भोला ने खेत की सारी मेड़ को तोड़ दिया, जिससे खेतों से पानी बह गया और फसल बर्बाद हो गया। अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पर पहुंचते हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी सभी फसल तो बर्बाद हो गया। कितनी अच्छी फसल लगी थी, सोचा था इस साल सोने के गहने लूंगा, पर सपना सपना ही रह गया। अरे भैया, हम दोनों तो बर्बाद हो गए रे। कितनी अच्छी फसल लगी थी, अब बिना पानी से सब फसल बर्बाद हो गई। भला अब फसल कैसे होगी? अरे भैया, वो देखो, खेत का मेड़ को किसी ने तोड़ दिया है। जब मेड़ ही नहीं है तो खेत में पानी कहाँ रहेगा और हम सिंचाई कैसे करेंगे? जरूर ये काम भोला का होगा, जरूर उसने होशियारी की होगी। दोनों भाई रोते हुए घर आते हैं और घर आकर अपनी पत्नियों को सारी कहानी बताने लगते हैं। अरे ये क्या हो गया? देखो जी, मेरी बात सुनो, अगर फसल बर्बाद हो गया है तो कोई बात नहीं, हमारा आम का पेड़ तो है। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर अभी आम पकने को कम से कम 12 से 15 दिन और लगेगा। ठीक है, कुछ दिन रुक जाते हैं। हाँ भाभी, जब आम पक जाएंगे तो हम उसे बाजार ले जाकर अच्छे दामों में बेच सकते हैं। हाँ हाँ भैया, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब यही एक रास्ता बचा है, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। अरे पद्मा, तुम तो कमाल कर दिया, मेड़ तोड़ दिया। जैसी करनी वैसी भरनी। ये उन्हीं के कर्मों का फल है। सुनो जी, आज रात हमें और एक काम करना है। अरे पद्मा, इस बार क्या करना है? अरे बुद्धू, तुम अब देखते जाओ, वो तुम्हें शाम होने के बाद ही बताऊंगी। जैसे ही शाम होती है, पद्मा और भोला दोनों कुल्हाड़ी लेकर उसी आम के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं जो उन्हें बंटवारे पर मिला था। दोनों पति पत्नी आम के पेड़ को जड़ से काटने लगते हैं। देखते ही देखते आम का पेड़ नीचे जमीन पर गिर जाता है। एक जोरदार आवाज होती है। किशन और हरी दौड़कर पेड़ के पास आते हैं। भोला और पद्मा को दोनों भाई पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो तू है भोला, तू हमसे बदला ले रहा है। आज तो तेरी खैर नहीं, तुझे तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे रुको भैया, हम इन दोनों को राजा के पास ले चलते हैं और इनको कोड़े की मार वाली सजा दिलवाते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आज रात इनको दोनों को कमरे में बंद कर दो, कल सुबह राजा के पास चलते हैं। सुबह होते ही राजा के पास दोनों को लेकर पहुंच जाते हैं। राजा के पास जाकर दोनों भाई ने बताया कि भोला और उसकी पत्नी ने अपराध किया है। अच्छा, तो ये बात है। देखो किशन और हरी, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली है। तुम्हारा कहना है कि तुम्हारे छोटे भाई भोला ने खेत के मेड़ को तोड़कर तुम्हारी फसल को बर्बाद कर दिया और अब पेड़ की जड़ को काटकर फल का नुकसान कर दिया। कहो भोला, क्या ये सच है? तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। खेतों का बंटवारा करते हुए मेरे दोनों भाइयों ने सभी खेत अपने नाम कर लिया और मुझे सिर्फ मेड़ दिया। अब मेरी मेड़ मेरी मर्जी, मैं तोड़ूं या रखूं। महाराज, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और आम का पेड़, वो तुमने जड़ सहित क्यों काट दिया? वो तो अपराध है। महाराज, जब बंटवारा हुआ था तब मेरे दोनों भाइयों ने आम से लदी हुई डाल अपने हिस्से में ले गए और मुझे सिर्फ आम के पेड़ की जड़ दिया। अब क्योंकि महाराज जड़ मेरी है तो मैं काटूं या रखूं, ये मेरी मर्जी है महाराज। इसमें किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है महाराज। क्योंकि जड़ मेरी थी तो मैंने इसे काट दी। वैसे तुम्हारा ये भी कहना सही है। तुमने तो खूब बदला लिया है भोला। ईंट का जवाब पत्थर से। वाह भाई वाह, मान गए तुमको भोला। महाराज, आप तो भोला की तारीफ करने लगे। हमें न्याय चाहिए। मूर्ख, तुम दोनों ने अपने छोटे भाई के साथ अन्याय किया है और अभी न्याय की आस लेकर मेरे पास आए हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें कोड़े लगवाऊं, तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से। उस भोला की इतनी हिम्मत, उसने सरेआम हमें बेइज्जत किया है। उस भोला को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ भैया, नहीं छोड़ेंगे उसे। दूसरे दिन भोला और पद्मा खेत पर काम करने जा ही रहे थे
कि उन्हें उनका एक पुराना मित्र मिलता है। और कैसे हो भोला? इतने उदास क्यों लग रहे हो? भोला अपनी आप बीती सुनाता है, कैसे उसके दोनों भाइयों ने सब छीनकर उसको घर से निकाल दिया। अच्छा, तो ये बात है। मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ, जैसा मैं बोलूं वैसे ही करो। भोला और पद्मा तुरंत कुल्हाड़ी लेकर किशन और हरि के घर पहुंचते हैं। भोला, पद्मा, अब तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? भैया, मैं अपनी छत लेने आया हूँ जो आपने अपने कमरे के ऊपर लगा रखी है। अरे तू पागल हो गया क्या? कहाँ है तेरी छत? अरे भैया, लगता है आप भूल गए। आप लोगों ने बंटवारे में जो छत दी थी ना, और कमरे जो आप लोगों ने रखे थे, अब मैं उसी छत को लेने आया हूँ। अरे अब ये क्या नया टटकरी? अगर तू ये छत ले जाएगा तो फिर हमारा कमरा किस काम का होगा? तू ये छत नहीं तोड़ सकता, अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तो बस मेरा काम करने आया हूँ, आप लोग मेरे काम में दखल क्यों दे रहे हो? इतना कहकर भोला घर के ऊपर चढ़ जाता है और छत को तोड़ने लगता है। देखते ही देखते भोला पूरी छत तोड़ देता है। छत टूटने के बाद दोनों भाई घबराकर राजा के पास शिकायत करने पहुंच जाते हैं। महाराज, एक जरूरी खबर हमें आपको बतानी है। जरूरी खबर? ऐसा है तो फिर बताओ, क्या खबर लाए हो? महाराज, भोला ने सुबह हमारे घर की पूरी छत को तोड़ दिया है और कहता है राजा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, तो ये बात है। सैनिकों, जाओ उस भोला को लेकर तुरंत राज दरबार में हाजिर करो। कुछ देर के बाद सैनिकों ने भोला को पकड़कर राज दरबार पर हाजिर करते हैं। सुनो भोला, क्या तुमने किशन और हरि का घर तोड़ दिया? हाँ महाराज। तुमने इनके घर की छत को क्यों तोड़ दिया? और तुमने कहा कि राजा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? महाराज, मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सुनिए महाराज, बंटवारे में मेरे दोनों भाइयों ने घर और कमरे खुद रख लिए और केवल छत मुझे दी। अब मैं अपने हिस्से का सामान को तोड़ूं या रखूं, ये तो मेरा हक है। इसमें गलती कहाँ है महाराज? मैंने तो बस अपने हिस्से को तोड़ा है। मैंने भैया के सामान को हाथ भी नहीं लगाया। अरे किशन, क्या तुमने बंटवारे में भोला को छत दी थी? हाँ महाराज, हमने भोला को बंटवारे में घर की छत दी थी और कमरे हमने रखे थे। अरे ये कैसा बंटवारा है? फिर तो भोला सही है, इसमें भोला का कोई दोष नहीं है। ये गलत है महाराज। अब बिना छत के हम कैसे रहेंगे? तुम अपने आप को बड़ा चालाक समझते हो किशन। ये बात तुम्हें पहले ही सोच लेना चाहिए था। अब तुम्हारी करनी का फल तुम्हें ही भुगतना होगा। नहीं नहीं महाराज, ऐसा ना करें। भोला दूसरे राज्य का एक गुप्तचर है। भोला गुप्तचर है? इसका क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? बताओ किशन, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है कि भोला गुप्तचर है? तुम इस पर आरोप क्यों लगा रहे हो? महाराज, अगर प्रमाण की बात है तो पहले भोला से प्रमाण मांगिए। क्या ये हमारी तरह खानदानी है या कोई बहरूपिया? भोला, क्या तुम अपना प्रमाण दिखा सकते हो कि तुम इस घर के खानदानी वारिस हो? महाराज, मेरे पास प्रमाण है, लेकिन सबसे पहले मेरी इन दोनों भाइयों से प्रमाण मांगिए। क्या इनके पास खानदानी होने का कोई प्रमाण है? किशन और हरि, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? प्रमाण? नहीं महाराज, ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं है। तो भोला, इन दोनों के पास कोई प्रमाण नहीं है। क्या तुम्हारे पास खानदानी होने का कोई प्रमाण या सबूत है? हाँ है महाराज, मेरे पास प्रमाण है। भोला ने पहले से ही अपने साथ वो 4 सिक्के रखे थे। जब भोला ने पुरानी जमाने के वही 4 सिक्के निकालकर राजा को दिए और कहा कि ये प्रमाण है उसके खानदानी होने का। महाराज, ये रहा प्रमाण। ये पुरानी जमाने की सिक्के हैं जो कि हमारी दादा के दादा की दादा जमाने की हैं। अब ये मेरे पिता ने मुझे दिया है। ये है मेरा खानदानी सिक्का, मेरे पूर्वजों की जमाने का। राजा उन सिक्कों को अपने हाथ में रखकर ध्यान से देखकर कहता है, अरे हाँ, ये तो सैकड़ों साल पुराना सिक्का है। उस समय तो मेरी पिताजी भी राजा नहीं थी, बल्कि मेरी भी दादा की जमाने के उसी समय का ये सिक्का है। इसकी बनावट और इसकी धातु बिल्कुल अलग है। आज के जमाने में ये सिक्का करोड़ों रुपए का है। इसका मतलब ये साबित हो जाता है कि तुम ही असली खानदानी हो। अरे बेवकूफ, ये हमने क्या कर दिया? जिन सिक्कों को हम खोटा समझ रही थी, देखो आज उन सिक्कों ने साबित कर दिया कि वो खानदानी है। हाँ भैया, और राजा बता रहे हैं कि वो अनमोल हैं, करोड़ों रुपयों की हैं। ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
अरे तुम दोनों आपस में क्या फुसफुसा रही हो? नहीं नहीं महाराज, हम तो बस ऐसी ही आपस में बात कर रही थी। ये घर भोला का है क्योंकि वो खानदानी है, जबकि तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है। और उसने छत इसलिए तोड़ा क्योंकि तुम लोगों ने भोला को बंटवारे में छत देकर ठग लिया था, क्योंकि वो उनकी छत है। चाहे वो तोड़ी या रखी, उस पर हम उंगली नहीं उठा सकती। हमें माफ कर दीजिए महाराज, आज के बाद हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। माफी नहीं, गलती की सजा मिलती है। सुनो मंत्री, मैं ये आदेश देता हूं कि किशन, हरी और भोला के खेतों का बराबर बराबर बंटवारा होगा, साथ ही घर भी बराबर हिस्से में बांटा जाएगा। इसके अलावा भोला ने जो संघर्ष किया है और उसने जो कड़ी मेहनत करके जिंदगी गुजारी है, उसके इस धैर्य और साहस को हम प्रणाम करते हैं और हम ये आदेश देते हैं कि भोला और पद्मा को हमारे राजघराने की ओर से 5 एकड़ जमीन उपहार में दिया जाए, जिससे कि वो अपनी खेती बाड़ी करके आगे बढ़ सके। साथ ही इन दोनों दुष्ट भाइयों को कारावास में बंद किया जाए। इन दोनों की यही सजा है। इस तरह देखते ही देखते भोला की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव हुआ। चारों दिशा से खुशियां ही खुशियां मिल रही थीं। पिता की संपत्ति का समान अधिकार मिला, राजघराने से 5 एकड़ जमीन उपहार में मिली और खेत और घर भी वापस मिल गया। वाह भाग्यवान, तुम्हारी अक्लमंदी की वजह से देखो आज क्या हुआ। हमारे पास जमीन नहीं थी, हमें जमीन मिल गई, वो भी पूरे 5 एकड़। ऊपर वाले की दया से हमें इंसाफ मिल गया और हमारा पुराना सिक्का जो कभी हम बेकार समझ रहे थे, वो सिक्का तो करोड़ों का निकला पद्मा, करोड़ों का। मैंने कुछ नहीं किया, सब ऊपर वाले की वजह से हुआ है। लेकिन ये बात सच है कि समय के आगे किसी की नहीं चलती। समय राजा को रंक तो रंक को राजा बना देती है। इसीलिए हमेशा समय के साथ चलना चाहिए। और पद्मा, हमेशा एकजुट होकर इंसानों को साथ में चलना चाहिए। बिना पक्षपात के सबको एक जैसा और समान अधिकार मिलना चाहिए। यही है मेहनत, धैर्य और साहस का फल, जो तुरंत नहीं मिलता, लेकिन जब भी मिलता है छप्पर फाड़ के मिलता है।